हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कल ही कहा था कि हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए पहले वन लाइनर जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे उसे हम देखेंगे, फिर हम मैप के माध्यम से बाकी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो उसी की श्रृंखला में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है जो कि लगभग 1000 वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है उत्तराखंड पीसीएस के नाम से। आप लोग वहाँ जाके पहले वन लाइनर को पढ़ लीजिए 2-3 बार, और फिर मैं धीरे धीरे मैप के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हुए भी एक वीडियो बनाऊंगा, और उससे आप जा कर के वहाँ से मैप को क्लियर कर लीजिएगा। तो बाकी अभी तो मेरा कल पहला वीडियो अपलोड हुआ था, और आज ये उसी की श्रृंखला में मैं दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लगभग इसमें हम लोग उत्तराखंड स्पेशल से 1000 समथिंग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जोशीमठ से औली की सड़क मार्ग व रोपवे से दूरी है। कह रहा है कि जोशीमठ से औली की सड़क मार्ग व रोपवे से दूरी है, तो यह 15 व 1.5 व 4.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि औली में शीतकालीन खेलों हेतु ढाल युक्त मैदान का आकार है, तो 5x2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि औली में पर्यटकों व खिलाड़ियों को ठहरने हेतु बनाए गए हैं, तो वातानुकूलित हनीमून हट बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्कीइंग महोत्सव, तो यह 1987 से ये महोत्सव आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंजनी, जिनको हनुमान जी की माता जी को बोला जाता, हनुमान जी की माता जी अंजनी, वह हनुमान जी का मंदिर है, तो ये कहाँ है मित्रों? तो ये औली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वंशी नारायण मंदिर जो कि 6वीं सदी का कपाट वर्ष में केवल एक दिन रक्षाबंधन के दिन खुलता है, कहाँ स्थित है? तो यह उर्गम घाटी चमोली में। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बन जाएंगे कि वंशी नारायण मंदिर वर्ष में किस दिन खुलता है? तो रक्षाबंधन के दिन। और कहाँ स्थित है? तो उर्गम घाटी चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि नंदा देवी मंदिर राजराजेश्वरी स्थित है। ठीक है, तो नंदा देवी मंदिर को राजराजेश्वरी भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कुर्ड चमोली में स्थित है। तो याद रखिएगा, नंदा देवी मंदिर को राजराजेश्वरी भी दे सकता है। अगला प्रश्न है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की है, तो ये कहाँ की है? जोशी मठ में। अगला प्रश्न है मित्रों कि महाभारत के आदि पर्व के अनुसार पांचों पांडवों का जन्म व यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, तो यह पांडुकेश्वर चमोली में। अगला प्रश्न है मित्रों कि जय व विजय नामक पर्वत स्थित है। जब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जय व विजय नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये पांडुकेश्वर चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि नर व नारायण नामक पर्वत के मध्य बद्रीनाथ धाम, लेकिन बद्री विशाल है, तो यह नारायण पर्वत की तलहटी में। तो याद रखिएगा, नर व नारायण नामक पर्वत कहाँ है? बद्रीनाथ धाम में, मध्य बद्रीनाथ धाम में। लेकिन बद्री कहाँ है? तो ये नारायण पर्वत की तलहटी में। तलहटी का मतलब होता है कि निचले क्षेत्र में। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं कि नर व नारायण पर्वत को क्या माना जाता है? तो अर्जुन व विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि शंभु व निशुंभ नामक पर्वत स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? शंभु व निशुंभ पर्वत तो नीलकंठ पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी, जिसको ब्रह्मगिरी भी बोलते हैं, नामक एक पर्वत अल्मोड़ा में है, जबकि दूसरा कहाँ है? तो यह नीति चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि व्यासी घाटी पौड़ी में है, व्यास घाटी पिथौरागढ़ में है, जबकि ब्यासी है तो यह देहरादून में। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यासी पूछे व्यासी घाटी तो आप पौड़ी टिक करेंगे, और आपसे ब्यास पूछे ब लगा दे ब्यास घाटी तो पिथौरागढ़, और आपसे फिर ब्यासी ब पूछ दे तो ये आपसे देहरादून में स्थित है। तो याद रखिएगा, व्यासी एक है जो कि पौड़ी में है, और दूसरा ब्यासी है, वो कहाँ है? देहरादून में स्थित है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा मैं आगे कर लूँ, थोड़ा सा
चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राज्य में एक गरुड़ चट्टी केदारनाथ के पास है, जबकि दूसरा गरुड़ चट्टी कहाँ है राज्य में? तो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के निकट पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि 7 पहाड़ियों से घिरा वह सिख तीर्थस्थल जिसे हिंदुओं के लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ का भी गौरव प्राप्त है, तो यह हेमकुंड, जिसको स्वर्ण कुंड भी बोलते हैं, साहिब, जो चमोली में स्थित है। तो अगला प्रश्न है कि नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड, रहस्यमय कुंड जिसे बोलते हैं, वो है तो रूप कुंड, जो कि चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट वैशाख शुक्ल तृतीय, जिसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, को खुलते हैं, जबकि यह बंद कब होता है? तो भैया दूज के दिन। अगला प्रश्न है शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन खरसाली, जो कि उत्तर काशी में स्थित है, में होते हुए, जबकि गंगोत्री माता के दर्शन मुखवा गांव उत्तर काशी में होता है। अगला प्रश्न है कि बद्री विशाल माता मूर्ति व भूमियाल घंटाकर्ण मंदिर स्थित है, तो यह माड़ा गांव के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि घंटाकर्ण की एक बिना धड़ की मूर्ति स्थापित है, तो यह बद्री विशाल परिसर में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि बद्री विशाल प्रत्येक वर्ष अपनी माता से मिलने 3 किलोमीटर दूर माड़ा में स्थित माता मूर्ति जाते हैं, तो यह भाद्र शुक्ल द्वादशी, जिसको वामन द्वादशी भी बोलते हैं। तो आपसे वामन द्वादशी भी दे सकता है ऑप्शन में, भाद्र शुक्ल द्वादशी भी दे सकता है, तो आप दोनों ऑप्शनों को देखिएगा। और मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को स्लो स्पीड में मत देखिएगा, आप इसे 1.5 या 2 kbps में आप इसे देखिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी फास्ट और आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। और आप इसे 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, और आपको भले लगेगा कि ये याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि आंशिक खंडित शालिग्राम शिला से बने बद्री विशाल के विग्रह को बौद्ध लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, जबकि जैन लोग इसे क्या कहते हैं? तो भगवान ऋषभदेव। आपने पढ़ा होगा कि ऋषभदेव के बारे में जैन धर्म में। अगला प्रश्न है मित्रों कि बद्री विशाल मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो शंकुधारी शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं, तो यह नरसिंह मंदिर, जो कि जोशी मठ में स्थित है, वहीं पे होते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं, तो ये योग ध्यान बद्री में होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि पंचबदरी, सबसे पहले तो याद रखिएगा पंचबदरी किसे किसे कहते हैं? तो पहला बद्रीनाथ, दूसरा वृद्ध बदरी, तीसरा योग ध्यान बदरी, चौथा आदि बदरी, और पांचवा भविष्य बदरी, ठीक है। और ये सभी के सभी कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये चमोली में स्थित है। तो ये पंचबदरी हैं, कौन कौन? बद्रीनाथ, वृद्ध बदरी, योग ध्यान बदरी, आदि बदरी, भविष्य बदरी, ठीक है। और ये सब चमोली जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, आपसे इसमें क्रम लगाने को भी आ सकता है या मिलान करने को आ सकता है कि पंचबदरी इनमें से कौन सा नहीं, ये भी पूछ सकता है। अगला कह रहा है कि सप्तबदरी में उपरोक्त पंचबदरी के अलावा सम्मिलित है, तो याद रखिएगा मित्रों कि जोशी मठ के नरसिंह बदरी व उर्गम घाटी के ध्यान बदरी, जो कि चमोली में स्थित है, ये स्थित है। पंच केदार अब किसे कहते हैं हम? तो अभी तक हमने पीछे जाना पंचबदरी, अब हम यहाँ जानेंगे पंच केदार। तो पंच केदार में केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में, और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर या कल्पनाथ चमोली में है। तो याद रखिएगा कि पंच केदार में केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ये 3 रुद्रप्रयाग में स्थित हैं जिले में, और बाकी जो 2 हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वर या कल्पनाथ जिसको बोलते हैं, ये चमोली में स्थित है। और बाकी आपने पीछे देखा था कि जो पंचबदरी था वो सभी के सभी चमोली जिले में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ के तप्त कुंड के निकट स्थित है, तो आदि केदार स्थित है। अगला प्रश्न है शीतकाल में केदार भगवान व मद महेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं, तो ओंकारेश्वर मंदिर ऊंखी मठ में होते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में तुंगनाथ भगवान के दर्शन मक्कू मठ में
रुद्रनाथ के गोपेश्वर मंदिर में, जबकि कल्पेश्वर नाथ का पट वर्ष भर खुला रहता है। तो एक्चुअली में मित्रों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कई प्रश्न आ जा रहे हैं, तो वहाँ मैं आपको समझाते चलूँगा, क्योंकि और आप ध्यान रखिएगा। तो मैं एक प्रश्न से कई प्रश्नों को क्लियर करता चलूँगा। अगला प्रश्न है कि पंच केदार में केदारनाथ को प्रथम, मदमहेश्वर नाथ को द्वितीय, तुंगनाथ को तृतीय, रुद्रनाथ को चतुर्थ और कल्पेश्वर नाथ को माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पंचम माना जाएगा, पंचम केदार। देखिए क्वेश्चन कैसे पंच केदार का रिपीट कर दिया। अगला प्रश्न है मित्रों कि केदारनाथ में शिव के पृष्ठभाग की, मदमहेश्वर में मध्य भाग मतलब कि नाभि की, और तुंगनाथ में भुजा की, और रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, जबकि कल्पेश्वर नाथ में किसकी पूजा होती है, तो ये जटा की पूजा होती है। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मदमहेश्वर में किसकी पूजा होती है, तो नाभि की, तुंग में भुजा की। तो इस तरह से आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों कि पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, तो रुद्रनाथ। अगला प्रश्न है कि केदार भगवान का पट प्रायः बंद होता है, तो दीपावली के तीसरे दिन, भैया दूज के दिन। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कत्यूरी शैली में बना है। कई बार पूछा जा चुका है कि केदारनाथ का मंदिर किस शैली में बना है, तो यह कत्यूरी शैली में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी से, वर्तमान प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि राजनीति में आने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या की थी, तो केदारनाथ के निकट गरुड़ चट्टी में, ठीक है। और आप इनकी एक मूवी आई थी नरेंद्र मोदी नाम से, उसे देखेंगे तो वहाँ पे ये इस तपस्या का स्थल को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है, तो यह रुद्रप्रयाग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये त्रिजुगी नारायण जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकुंड है, तो पंचकुंड जो कि केदारनाथ में स्थित है, ये कौन कौन से पंचकुंड है, 5, तो ये रेतस, हंस, उदक, अमृत व हवन कुंड ये स्थित हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि पंचगंगा किन्हें कहते हैं, तो गंगा भागीरथी, अलकनंदा, मतलब गंगा भागीरथी एक ही नाम है, याद रखिएगा। जब पहाड़ों से निकलती तो उसमें भागीरथी होता है, जब मैदानी भाग में आती तो इसे हम गंगा बोल देते हैं, ठीक है। तो गंगा भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली व यमुना, ठीक है। ये 5 नदियाँ पंचगंगा हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि पंचप्रयाग, पंचप्रयाग कौन कौन सा है, तो ये विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग जो कि चमोली में स्थित है, ये 3 नदियाँ, और देव प्रयाग टिहरी में, और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो चलिए इसे मैं कंफर्म कर देता हूँ कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि पंचप्रयाग, तो पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, याद रखिएगा। अच्छा आपसे पूछेगा इनकी स्थिति, तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग ये चमोली जिले में स्थित हैं, जबकि देव प्रयाग टिहरी जिले में और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचधारा, अब पंचधारा कौन कौन सी हैं, तो प्रहलाद धारा, कूर्म धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और इंदु धारा, जबकि ये सभी की सभी धाराएं कहाँ स्थित हैं, बद्रीनाथ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि पंचशिला किसे कहते हैं, ये पंचशिला में कौन कौन आता है, तो नारद शिला, वाराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, और ये भी सभी के सभी कहाँ स्थित हैं मित्रों, बद्रीनाथ में स्थित हैं। तो आपको इनका नाम और ये कहाँ स्थित हैं ये बिल्कुल याद रखना है, और बार बार आप वीडियो को फास्ट स्पीड में पढ़िए, आपको मैं गारंटी देता हूँ 2 बार में आपको ये वीडियो रट जाएगा। अगला प्रश्न है, और याद रखिएगा कि उत्तराखंड में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो इस नाते आप इन सभी को रट जाइएगा। अगला प्रश्न है कि सरस्वती नदी पर भीम पुल व भीमशिला स्थित है, तो यह माणा गांव जो कि चमोली में स्थित है वहीं स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि शिला जो अगस्त मुनि का था, और चंद्र व रावण शिला जो कि तुंगनाथ स्थित है, तो यह रुद्रप्रयाग में स्थित है दोनों शिलाएं। अगला प्रश्न है कि दिव्य शिला ब्रैकेट में दिया 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे प्रकट भैरव शिला व भृगुशिला है, तो एक केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि कालशिला व प्रेतशिला
जिनको काली मठ भी बोलते हैं, वह नारद शिला जिसको रुद्रनाथ बोलते हैं है, तो यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महाशिला महापंथ जिसको भैरव झाप भी बोलते हैं, ये कहाँ है, तो केदारनाथ से 6 किलोमीटर पे स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि केदारनाथ के अलावा एक और दिव्य शिला स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, यमुनोत्री में स्थित है। यमुनोत्री में स्थित है, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न है कि भागीरथ शिला स्थित है, तो यह गंगोत्री में। अगला प्रश्न है कि रण बाराही व भीमशिला, कुर्मशिला और फटक शिला स्थित है, तो यह चंपावत में। अगला प्रश्न है कि नारसिंही शिला स्थित है, तो देवप्रयाग में। और फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है मित्रों कि उत्तराखंड में स्थित कुल 4 तपोवनों में पहला तपोवन ऋषिकेश के पास टिहरी में है, दूसरा तपोवन बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और तीसरा तपोवन गोमुख के पास, जबकि चौथा तपोवन कौन सा है, तो ये धारचूला के पास पिथौरागढ़ में स्थित है। तो याद रखिएगा ये 4 तपोवन के नाम और कहाँ स्थिति है इनकी। अगला प्रश्न है कि रक्तवन, सुंदरवन व नंदनवन स्थित है, तो तपोवन के निकट गोमुख के पास, ठीक है। अगला कह रहा है कि पंचकुंड, पंचकुंड में कौन से कुंड है, पंचकुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, और ये सभी बद्रीनाथ के निकट स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि व्यास प्रथम, गणेश प्रथम व मुचकुंद गुफाएं स्थित हैं, तो यह माड़ा गांव के पास चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त, गरुड़ व राम गुफाएं स्थित हैं, तो यह कहाँ है, बद्रीनाथ के पास चमोली में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि गरुड़ चट्टी, भीम, ब्रह्म, रुद्र आदि गुफाएं स्थित है, तो केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर महादेव गुफा स्थित है, तो यह रुद्रप्रयाग के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि भीम, पांडव, मातंग व श्रृंगी गुफाएं स्थित हैं, तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ या वशिष्ठ, शंकर व हनुमान गुफाएं स्थित हैं, तो यह टिहरी जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि गणेश द्वितीय व झिलमिल गुफाएं, भैरव गुफा व गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो यह पौड़ी में है, ठीक है। अगला कह रहा है कि द्रोणा गुफा व डाकू की गुफा कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। तो ये कई बार पूछा गया है, डाकू की गुफा कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। और हो सकता है इस बार द्रोणा गुफा पूछ ले। अगला प्रश्न है मित्रों, चलिए हम देखते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे, ठीक है। बाकी को मैं छांट दूंगा क्योंकि फालतू पढ़ने से फायदा नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि गणनाथ व पांडुखोली गुफा स्थित है, तो अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि गौरी मंदिर व जोगाबाड़ी गुफाएं स्थित है, तो बागेश्वर में। अगला प्रश्न है कि गौरी कुंड के जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग है, तो यह गंगोत्री में। अगला प्रश्न है मित्रों कि चंदोमती माता मंदिर व नागड़ी देवी मंदिर स्थित है, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्ता गली मार्ग स्थित है, तो यह लंका के पास उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी, और भी हमने आपको पीछे बताया कि भागीरथी को ही गंगा बोलते हैं मैदानी भागों में। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि भागीरथी को पी जाने वाले जन्हू ऋषि का आश्रम स्थित है, तो यह भैरव घाटी के निकट उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ की तरह चमोली जिले में भी बर्फ शिवलिंग जिनको बर्फानी बाबा बोलते हैं है, तो यह नीति जो कि चमोली के पास टिम्मरसैंण गुफा में स्थित है। टिम्मरसैंण गुफा में बर्फानी बाबा के दर्शन होते हैं, तो यह कब होते हैं, ग्रीष्म काल में। अगला प्रश्न है मित्रों कि टिहरी नगर की नींव 30 दिसंबर 1815 को रखी गई थी, जो कि डैम में विलीन हो गया यह 29 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों से घिरा झील या ताल, ये तो नैना झील जो कि नैनीताल में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी है, तो नैना पीक जो कि नैनीताल में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है तो भुआली नैनीताल। मित्रों यहाँ से दो चार प्रश्न तो कन्फर्म है फंसेगा, यहाँ से दो तीन जो प्रश्न अभी तक मैंने देखा और आगे जो देखेंगे क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि गुलाब घाटी स्थित है तो यह काठ गोदाम नैनीताल में गुलाब घाटी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कॉर्बेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नैना देवी मंदिर ये कहाँ है तो नैनीताल में है। और अगला प्रश्न है कि गारजिया देवी मंदिर ये कहाँ स्थित है तो नैनीताल में है। अगला प्रश्न है कि गांधी मंदिर तो यह तालुका नैनीताल में है। अगला प्रश्न है कि सीता जी की तपस्थली व वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध स्थल सीतावनी है तो यह रामनगर से 20 किलोमीटर नैनीताल में है। अगला प्रश्न है कि दूनागिरी मंदिर तो यह अल्मोड़ा में स्थित है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। कसार देवी मंदिर तो यह भी अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है तो ये भी अल्मोड़ा में। और गांधी कुटी तो गांधी कुटी भी अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में स्थित है। यहीं पे गांधी जी ने 1929 में 3 दिन तक क्या किया था मित्रों, निवास किया था। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा शहर से 26 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी पर झंडीधार नामक स्थल पर कल्याण चंद्र चतुर्थ द्वारा निर्मित तो बिनेश्वर जिसको बिनसर महादेव मंदिर बोलते हैं वो स्थित है। अगला प्रश्न है कि रानीखेत अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर में देवली खेत नामक स्थल पर बिनसर महादेव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा शहर से 66 किलोमीटर वह फलिंद गांव के पास स्थित है तो बिनसर महादेव मंदिर। तो याद रखिएगा मित्रों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे पूछेगा बिनसर महादेव मंदिर कहाँ है तो ये बस आप बताइएगा अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा से थोड़ी सी दूर पे है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे, देवली खेत सोनी नामक स्थल पर है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बेतु का क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि द्वारहाट अल्मोड़ा के पास स्थित है तो यह द्वारहाट अल्मोड़ा के पास क्या है, बिनसर महादेव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर जिले में 2 स्थलों पर है तो यह बिनसर महादेव मंदिर स्थित है। जब मित्रों मैं इसको मैप के माध्यम से आपको उत्तराखंड स्पेशल पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं होगी, उससे पहले आप बस इसको देख लीजिए और रटने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इसमें अगल बगल की स्थिति का क्वेश्चन बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौड़ी जिले के वनेलस्यू तथा सालाड़ क्षेत्र में मवालस्यू पट्टी में है तो यह बिनसर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है कि पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर पीर सैण के पास है तो यह बिनसर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है कि कोट भ्रामरी मंदिर तो यह बागेश्वर में स्थित है। अगला है कि भद्रकाली शक्तिपीठ तो यह बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चामू या चौमुह मंदिर स्थित है तो पंचेश्वर चंपावत में। अगला प्रश्न है कि विविध फल बागानों के लिए प्रसिद्ध है तो जालना अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि फलोद्यान के देश के नाम से जाना जाता है चौबटिया जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों की जटा गंगा के किनारे 124 मंदिर समूहों वाला वह स्थान जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है तो जागेश्वर अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, राजा सोमचंद्र ने। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में कुल 2 छोटा कैलाश पर्वत हैं, पहला पिथौरागढ़ में है जबकि दूसरा नैनीताल जिले में है। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है तो यह शोर घाटी में बसा है। अगला प्रश्न है मित्रों की प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला स्थित है तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक हाथी या देवल दर्शनीय है तो यह थल केदार के निकट पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ के उत्तर में स्थित जोहार क्षेत्र 2 भागों में बटा है तो यह मल्ला जोहार व तल्ला जोहार में। अगला प्रश्न है कि जोहार घाटी क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है तो मुनिस्यारी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है वही जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है। कौन, मुनिस्यारी। अगला क्वेश्चन है कि दरमा, कुंथी, यांगटी व लस्सर यांगटी घाटियां हैं तो यह पिथौरागढ़ में स्थित हैं। दरमा घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है तो यह सेला पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकाली जिसको हाट कालिका मंदिर भी बोलते हैं यह गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोटगाड़ी देवी मंदिर
तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुनिस्यारी व धारचूला में हरिद्वार के समान माना जाता है तो छिपला केदार मंदिर। अगला प्रश्न है कि राम की पौड़ी स्थित है तो रामेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। तो कह रहा हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी के निर्माता हैं तो राजा विक्रमादित्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं तो माया देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिल्व व नील पर्वतों के बीच बसा है तो हरिद्वार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार किस पर्वतों के बीच बसा है? बिल्व व नील पर्वतों के बीच बसा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंडी देवी मंदिर, तो यह नील पर्वत हरिद्वार में स्थित है। मनसा देवी मंदिर, यह बिल्व पर्वत हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 180 फीट ऊंचा भारत माता मंदिर, ये कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। और मुझे मौके से इन तीनों मंदिरों पर जाने का एक मौका मिला है और मैं गया भी हूँ। काफ़ी अच्छा मंदिरों की बनावट है और काफ़ी हाई पर ये मंदिर स्थित हैं। आप जब भारत माता के मंदिर पे जाएंगे तो इसको मदर इंडिया मंदिर भी बोलते हैं, तो ये भी हरिद्वार में। तो यहाँ से आप नदियों के संगम को देखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में एक सहस्त्रधारा देहरादून में, दूसरा चमोली जिले में माड़ा से आगे, जबकि तीसरा सरयू का मूल स्थान बागेश्वर है। राज्य में अगला प्रश्न है कि राज्य में पंचधारा बद्रीनाथ के आसपास है, जबकि सप्तधारा कहाँ स्थित है? तो ये हर की पौड़ी हरिद्वार से सॉरी दोस्तों 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पंचेश्वर पिथौरागढ़ में है, जबकि सप्तेश्वर स्थित है तो चंपावत घाटी में। तो या तो आपसे घाटी पूछ लेगा तो आपसे प्लेस पूछ लेगा। अगला प्रश्न है कि हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, तो ये पिराने कलियर जो कि रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रोबस गुफाएं स्थित हैं, तो ये गुच्चू पानी देहरादून में स्थित हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, चलिए हम देखते हैं, एक मिनट, कि मोइला टिब्बा, बुधेर गुफा, लोखंडी कोटी, कानासार, नागथात, गढ़ वैराट पर्वत, पुरोड़ी रामताल गार्डन, मानथात, मंडाली, वकालसी आदि पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो जौनसार क्षेत्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गन हिल पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम के निकट भावातीत ध्यान हेतु महर्षि योगी द्वारा 1967 में स्थापित लेकिन 1985 से बंद 84 कुटिया के पर्यटकों हेतु खोला गया, तो यह 8 दिसंबर 2015 को खोला गया। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश में गंगा पर स्थित राम लक्ष्मण व जानकी झूला पुल जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? तो ये देहरादून व पौड़ी जिले को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर फूलों की घाटी जैसी एक और घाटी है जिसको बोलते हैं चिनाब घाटी। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री व यमुनोत्री का कपाट खुलता है, तो यह अक्षय तृतीया जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन खुलता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है, तो यह गोपीनाथ या गोपेश्वर शिव मंदिर जो कि चमोली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं मित्रों आगे। तो राज्य में केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला मंदिर जहां अंदर जाने हेतु 24 पौराणिक दरवाजे हैं और जहां शिव का त्रिशूल व परशुराम का फरसा है, तो यह गोपीनाथ मंदिर है। और अभी आपको मैंने बताया सबसे प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर गोपीनाथ मंदिर है। अगला प्रश्न है कि काली मठ मंदिर, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाली देवी मंदिर, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। कालिदास की जन्म स्थली मानी जाती है तो कविल्टा रुद्रप्रयाग के काली मठ के पास। अगला प्रश्न है कि गणेश शिला, शेष तीर्थ व धनुष तीर्थ अब समाहित हो चुके हैं तो टिहरी झील में। अगला प्रश्न है कि अंगाली देवी को समर्पित अंगाली मठ स्थित है तो भटवाड़ी के निकट टिहरी में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, तो यह देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रबदनी देवी मंदिर, यह भी देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूरकुंडा देवी मंदिर जो कि सुरकुट पर्वत पर स्थित है, यह कठखाल टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुंजापुरी देवी मंदिर ये कहाँ है? तो नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि टिहरी नरेश का भव्य महल जो कि नरेंद्र नगर के पास जंगल में स्थित है को कहा जाता है आनंद स्पा। अगला प्रश्न है कि कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर बसा है, तो ये श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि 1894 में गौना झील टूटने से अधिक हानि हुई थी, तो यह श्रीनगर को। अगला प्रश्न है कि चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर है, तो यह पौड़ी में स्थित है। शुंभ निशुंभ पर्वतों के पास स्थित शिव मंदिर है, तो यह नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ पर्वत जहाँ से ऋषि गंगा नदी निकलती है स्थित है, तो बद्रीनाथ के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालिका माता मंदिर जो कि केवल प्रत्येक तीसरे वर्ष की सर्दियों में ये मेला लगता है स्थित है, तो बड़ी बीरों खाल पौड़ी में। तो याद रखिएगा कालिका माता मंदिर बीरों खाल पौड़ी में स्थित है। यहाँ पे प्रत्येक तीसरे वर्ष सर्दियों में क्या होता है, मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि धारी देवी मंदिर ये स्थित है, तो श्रीनगर पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि ज्वालपा देवी मंदिर स्थित है, तो सतपुली पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है, तो पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा है, तो बागेश्वर। अगला प्रश्न है मित्रों कि ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक की दृष्टि से महत्वपूर्ण तैली हाट मंदिरों में समूह बैजनाथ स्थित है, तो यह बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में शिव पार्वती विवाह का एक स्थल त्रिजुगी नारायण जो कि रुद्रप्रयाग में है, जबकि दूसरा कहाँ है, तो बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अनाशक्ति व लक्ष्मी आश्रम स्थित है, तो कौशानी बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन के अवसर बगवाल मेले के लिए प्रसिद्ध देवी धुरा है, तो यह चंपावत में। अगला प्रश्न है कि तीन जिलों में कौन कौन जिले, अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत की सीमा पर स्थित है, तो देवी धुरा जो कि चंपावत में स्थित है। अगला कह रहा है कि बारह ही धाम में चंपा देवी व ललित ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा 12वीं सदी में कराई गई थी, तो चंद्र राजाओं द्वारा कराई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि पूर्णगिरि मंदिर स्थित है, तो चंपावत में। अगला प्रश्न है अखिल तारणी मंदिर, तो यह लोहा घाट चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में केदारनाथ व बदरी भगवान के मंदिर हैं, तो द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है, तो चंपावत को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू मंदिर स्थित है, चंपावत में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बालेश्वर व क्रांतेश्वर मंदिर तथा एक हाथिया नौला है, ये भी चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम जहाँ से प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन होता था, ये चंपावत में स्थित है। और ये मित्रों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये जहाँ से हम पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ से सांस्कृतिक संक्षिप्त की हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको पूरा कवर कराएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि फालतू की चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको कवर कराते चलेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ऑथेंटिक जगह से मैंने इस चीज़ों को उठाया है, सारे क्वेश्चनों को। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, तो यह गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र एवं जौनसार क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर कौन कौन है, तो फूलों की घाटी जो कि 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुई, वह दूसरा है नंदा देवी रिजर्व जो कि 1988 मतलब कि 1988 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर हैं, तो अमूर्त धरोहर में है रामायण उत्सव 2009 में व कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है, तो यह गढ़ी कैंट देहरादून में, जबकि इसको 2010 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के विकास के लिए की गई है,
तो 2004 में देहरादून में सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई है, तो यह हरिद्वार में। अगला प्रश्न है कि नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना की गई है, तो देहरादून व अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है मित्रों कि नाट्य व संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर सन 2002 को की गई और ये कहाँ की गई? फल सीमा अल्मोड़ा में की गई थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि 2003 में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना की गई अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं, तो देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी। अगला प्रश्न है कि मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई, तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, तो ये अल्मोड़ा में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं मित्रों। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तरकाशी में गेवाड़ क्षेत्र को कहा जाता है, तो रंगीलो बैरांट कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा चित्रकला से देख लेते हैं प्रश्न। अगला पहला प्रश्न है कि राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने मिलते हैं, तो ये लाखू, ग्वारख्या, किमनी गांव, लवेथाप, हुडली, पटेसाल, फल सीमा आदि प्रागैतिहासिक गुफाओं में ये चित्रकला के नमूने मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की किस शैली का प्रचलन रहा? तो गढ़वाल शैली का प्रचलन रहा। गढ़वाल चित्रकला शैली है, तो यह पहाड़ी शैली की क्या है? एक शाखा है। अगला प्रश्न है मित्रों कि गढ़वाल शैली का विकास हुआ तो गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में। अगला प्रश्न है कि मोलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? तो मुगलों के सुलेमान सिकोह ने इन्हें लाया था गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था, तो मोलाराम तोमर, और इसका काल है 1743 से 1833 तक। अगला प्रश्न है कि मोलाराम की चित्रशाला ये श्रीनगर में स्थित है। अगला है कि एक चित्रकार के साथ ही साथ कवि, लेखक, दार्शनिक व चिंतक था, तो वो मोलाराम था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम जो कि एक नाटक था, मन्नम नाथ सागर आदि रचनाएं किसकी हैं? तो यह मोलाराम की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं मित्रों कि चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर दंपति, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंभा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला मस्तानी, वासकटसटिया नायिका, ये किसके चित्र हैं? तो मोलाराम के हैं। अगला प्रश्न है कि मोलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार हुआ तो चैतू व माड़कू। अगला प्रश्न है कि कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे, तो ये चैतू थे। और अगला प्रश्न है इसके बाद कि कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मणी हरण, तो ये चैतू की है। अगला प्रश्न है कि जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में किया गया, तो माड़कू ने। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचौली है, तो यह माड़कू की है। अगला प्रश्न है कि मोलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने रखा था, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पुस्तकें हैं, तो ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है डॉक्टर कठौज की। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है, तो यह किशोरी लाल वैद्य जी की पुस्तक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा हम शिल्प कला से स्थित उत्तराखंड स्पेशल के वन लाइनर प्रश्न को देखते हैं। अगर मित्रों प्लीज़ आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। और प्लीज़ मित्रों मैं आप लोगों के लिए 3 बजे 4 बजे की रात में वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जहाँ कहीं कुछ गलतियाँ हों हमसे वहाँ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपको बस क्या करना है कि फास्ट स्पीड में करके और ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको इस वीडियो को रिपीट करके देखते जाना है। अगला चलिए शिल्पकला से पहला प्रश्न है मित्रों कि राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए थे? तो ये राजी जनजाति के लोग थे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रिंगाला किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि रिंगाला
वह बांस से डाले कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि सामग्री बनाते हैं, तो ये रूढ़ी लोग बनाते हैं। अगला है कि भांग के रेशे से क्या बनाया जाता है, तो कुल्थे, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध स्थल हैं, तो यह धारचूला व मुनिस्यारी। अगला प्रश्न है कि राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है, तो डिकोरे या डिकरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि के बर्तन बनाते हैं, तो ये टमटा लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है, तो बाडई या सार्की कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहा घाट, चोहार घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थल प्रसिद्ध किस लिए है, तो ये चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा शिल्पकला से अंतिम प्रश्न, रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, तो पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनिस्यारी तथा चमोली के कुछ स्थान स्थित हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा लोकगीत को देख लेते हैं। प्रमुख लोकगीत जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, स्पेशल से रिलेटेड है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत, तो चौफला, झुमैलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामड़, छुड़ा आदि हैं। अगला है कि प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं क्या क्या हैं यहाँ की, कृष्ण संबंधी, रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला आदि हैं। अगला प्रश्न है कि प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं क्या हैं, तो राजूला, मालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली जसी, सुरु कुमैर, कुसुमा कोलिड़, गंगनाथ, अर्जुन, वासुदत्ता आदि हैं। अगला कह रहा है कि ऋतु संबंधी लोकगीत यहाँ की क्या क्या है उत्तराखंड की, होली, बासंती, चौमास, बारहमासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमैलो, लाली आदि। अगला प्रश्न है कि प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत है, तो नृत्य युक्त लोकगीत कौन कौन सा है यहाँ का, तो तांदी, चाचर, चौफला, छोपती, थड्या, छोड़ा, झुमैलो आदि। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप की सौंदर्य की झलक मिलती है, तो झुमैलो गीत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है कि बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है, जो कि है एक प्रणय गीत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है, तो रवाई क्षेत्र टिहरी में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नैहर, नैहर मतलब होता है उनका जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो जहाँ शादी करके जाती है ससुराल होता है और उनका खुद का घर नैहर कहलाता है। तो एक कह रहा है कि गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नैहर की याद में गाना गाया जाने वाला गीत है, तो खुदेड़ गीत है। लामड़ गीत है एक प्रणय गीत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गढ़वाल ये कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं, तो ये कुलाचार या बिरुदावली। अगला प्रश्न है कि कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं, तो चैती पशारा गीत। अगला प्रश्न है कि अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है, तो चौमासा। अगला प्रश्न है कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है, तो चूरा गीत। अगला प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत कौन सा है, तो छोपती गीत है। अगला प्रश्न है कि देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाया जाने वाली लोक गाथाएं हैं, तो यह जागर गीत है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है, तो यह भाद्र मास में गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि न्योली किस प्रकार का गीत है, तो यह अनुभूति प्रधान गीत है। अगला प्रश्न है कि जागर गाने वाले जगरिया के साथ नाचने के लिए होता है डंगरिया। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है, तो भगनौला गीत। अगला प्रश्न है कि बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है, तो तार्किक प्रश्नोत्तर वाला नृत्य गीत है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है, हुड़की बोल गीत है। चलिए मित्रों अब हम आगे चलते हैं
तो अब हमारा अगला प्रश्न अगला टॉपिक है कि प्रमुख लोक नृत्य व लोक कलाकार से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि प्रमुख प्रणय लोक नृत्य जो कि झुमैलो, चांचरी, छोपती, झोड़ा, चौफला आदि हैं। अगला कह रहा है कि प्रमुख रणभूत नृत्य कौन कौन से हैं। तो काफू चौहान, माधव सिंह भंडारी, कालू भंडारी, कैतुरा, रणरौता, भानु भौंपले, सूरज कौल, गढ़ सुमरयाल आदि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से बिखोत तक किया जाने वाला नृत्य है। तो थड़िया नृत्य है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है। तो सरौ नृत्य है। और अगला प्रश्न है कि सरौ नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य है। तो यह पौड़ा नृत्य है। अगला प्रश्न है कि सरौ नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है। यह छोलिया है। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है। तो माघ मेला। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है। तो यह केदार घाटी क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि चाली और भौर से अंत होने वाले मंडार नृत्य को कहा जाता है। तो केदार नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, विवाह आदि में किया जाता है कौन सा नृत्य। तो बुढ़ियात नृत्य। अगला इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अगला कि गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ किया जाता है खखरी नृत्य। तो याद रखिएगा कि गोरखा जो राइफल्स के जवान है वो खुखरी हथियार के साथ खखरी नृत्य करते हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य करते हैं मित्रों। खखरी नृत्य। ठीक है। अगला कह रहा है जौनसारी जनजातियों में रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो यह हारुल नृत्य है। अगला कह रहा है मित्रों कि पुरुषों द्वारा खंभे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है लंगवीर नृत्य है। अगला कह रहा है कि चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चौफूलों और पुरुषों को चौफूला कहा जाता है। यह नृत्य कहाँ का है। गढ़वाल क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है मित्रों कि मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। तो पौराणिक नृत्य वगडवाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में नव विवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला भावना प्रधान नृत्य है। तो झुमैलो। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है। तो ये चांचरी नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यह झोड़ा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य है। तो यह घूघती नृत्य है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में भैला भैला नृत्य किया जाता है। तो यह दीपावली में। और चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मित्रों कि नागराज नरसिंह पांडव नृत्य आधारित होता है। तो सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है। तो बैर नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। तो भगनौला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव में किया जाता है। तो क्या किया जाता है। खेल नृत्य किया जाता है। चलिए मित्रों अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी होने जा रहा है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एक एक घंटे का मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँ और लगभग वन लाइनर के सारे जो भी प्रश्न है वो उसे मैं 5 से 6 वीडियो में क्लियर कर दूं ताकि आप 5 से 6 घंटे में आप इसे क्लियर कर सके वन लाइनर के माध्यम से पूरा उत्तराखंड स्पेशल को। तो ज़्यादा हम बर्डन नहीं देंगे आपको, ज़्यादा हम लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो लड़के देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो जो कि हम देखिए करीब 50 मिनट का बनने जा रहा है और कल का 1 घंटे कुछ मिनट का था। तो लगभग हम समथिंग 1 घंटे का ही वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कराएंगे। और प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और आप बस इसे फास्ट स्पीड करके बार बार बस पढ़ जाइए। ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा।
और बाकी आप बिल्कुल टेंशन ना करिए, अभी ये वन लाइनर है और मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतर रणनीति और मैप के माध्यम से पूरा उत्तराखंड स्पेशल और भी अन्य सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको मैं कवर कराऊंगा जितना मुझसे हो सकता है, और आपको मतलब कि सिलेक्शन के करीब ले जाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ही लोग मेरे एनर्जी हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट किया करो, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।